नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लैंड स्कैम के बारे में, जो 1039 करोड़ रुपए का है और जिसमें 47 एकड़ ज़मीन इन्वॉल्व है। इतने बड़े लैंडस्केप में जो महाराष्ट्र में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य श्री संजय राउत जी हैं, वो उनकी पत्नी और उनके 2 सहयोगियों के 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया और इसमें क्या कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है या खाली बिल्डर ही इतने बड़े स्कैम को करने में सक्षम है या उसी ने कर दिया है। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2014 के पहले जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, उस समय बड़े स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचारों की शिकायत करना, जाँच करना, ये एक सपने जैसा था। बड़े बड़े स्कैम होते रहते थे और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता हैं, वो एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जानते हुए भी, भले विरोधी दलों के नेता हों, लेकिन उजागर करने में हिचकिचाते थे और एक तरह से एक कंपनी की तरह पार्टनर के रूप में भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर चुप हो जाते थे। किसी दूसरी पार्टी के भले विपक्षी हो, उसकी भी शिकायत नहीं करते थे और भ्रष्टाचार के मामले को एक तरह से मौन समझौते के रूप में रखते हुए अपना काम करते रहते थे। और देश में कितने भ्रष्टाचार हुए आपको पता है। और इन भ्रष्टाचारों में जो मुख्य क्षेत्र है वो है रियल एस्टेट का, जमीनों के घोटाले। आप जान ही रहे हैं, अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी जब से धारा 370 हटी है, तो सरकारी जमीनों का बंदर बांट कैसे नेताओं ने और अफसरों ने वहां पर मिलके अपने नाम अलॉट करा लिया, कम पैसों में ले लिया और अवैध रूप से उसकी कॉस्टिंग कर ली और अपने परिवार और अपनी पार्टी के नेताओं, दफ्तरों, कार्यालयों, संगठनों के नाम अलॉट करा के उसका उपभोग कर रहे हैं। सरकारी जमीनों का बंदर बांट कर लिया। इसी तरह देश में जहां जिसको मौका मिला, जमीनों का मुख्य रूप से, वैसे तो घोटाले करने के कई बिंदु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है मुख्य रूप से रियल एस्टेट और जमीनों के घोटाले, या उसमें भविष्य में जो सरकारें इसमें बदलाव करके इस रियल एस्टेट सेक्टर के घोटालों से कैसे भारत को निकालेंगी। अगले वीडियो में मैं इस पर भी बात करूंगा। फिर भी पुराने समय में अपवाद के रूप में कुछ मामले उछलते भी रहे हैं, जैसे कि हिमाचल में सुखराम का मामला था, इसी तरह बिहार में लालू यादव का चारा घोटाले से संबंधित मामला था। ये ऐसे मामले थे जो किसी तरह से दबाने पर भी नहीं दब पा रहे थे और वो उजागर हो गए और उन पर आगे कार्रवाई हुई। आपके सामने है क्या कार्रवाई चल रही है। लेकिन 2014 के बाद से अब ऐसा कर पाना नेताओं के लिए या अफसरों के लिए संभव नहीं है। इस पे सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि देश को इस तरह लूटने नहीं देंगे। इसी क्रम में पिछले हफ्ते इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई में संजय राउत की पत्नी और उनके 2 सहयोगियों का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत 8 प्लॉट और दादर में स्थित एक फ्लैट अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। तो अब बात करेंगे कि ये आखिर मामला क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुंबई में बहुत सारी चौल हैं और जो महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्हाडा जिसको कहते हैं, वो इन चॉल्स के एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टम के अंतर्गत उनका रीडेवलपमेंट करती है और उसके लिए किसी बिल्डर को इंगेज करती है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है वहाँ के नियमों और शर्तों के अनुसार। इसी तरह मुंबई में एक पात्रा चौल थी जिसमें कि लगभग 47 एकड़ भूमि क्षेत्रफल इन्वॉल्व है और इसकी अगर टोटल कॉस्ट करें तो ये लगभग 1039 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में करना क्या था, जो बिल्डर था उसने एग्रीमेंट किया म्हाडा के साथ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। उस एग्रीमेंट में ये था कि वहाँ जो रहने वाले 274 परिवार थे उस चौल में, जो पहले से रह रहे थे, जिनको विस्थापित करके उसमें समायोजित करना था उस बिल्डिंग में, तो उसका नक्शा पास कराया सरकार के साथ। बिल्डर ने एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में ये शर्त थी कि जो 274 वहाँ के पुराने रहने वाले लोग हैं, चौल की जमीन पर रह रहे थे, उनको उसी बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन होगा, एफएसआई जो बनेगी, एफएसआई का मतलब फ्लोर इंडेक्स। इसके बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। एफएसआई क्या होता है उसमें आप जान पाएंगे। तो मामला ये है कि बिल्डर को उस
भूमि पर वहाँ के चौल में रहने वाले पुराने लोगों को, जो 274 है, उसमें फ्लैट देना था। रहने वाले लोगों ने जमीन खाली कर दी, बिल्डर ने नक्शा पास करा लिया। 274 लोगों को फ्लैट देना था, उसने फ्लैट दे दिया और इसके बाद 3000 फ्लैट और बना के म्हाडा को देना था, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को। इन 3000 फ्लैटों के देने के बाद जो एफएसआई उसके बाद बच रहा था, या जो लैंड और बच रही थी बनाने के बाद, वो लैंड और वो एफएसआई उस बिल्डर को अपने लिए प्रयोग करनी थी और वो उसकी प्रॉफिट के रूप में शामिल था। ये एग्रीमेंट हुआ था। अब इसमें हुआ क्या वास्तव में, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बिल्डर ने वो चौल की सारी जमीन खाली करा ली, वहां निर्माण कर लिया और जो 274 वहां के पुराने रेजिडेंट्स थे उनको फ्लैट दे दिए। इसके बाद खेल शुरू हो गया किसका? बिल्डर का। पॉलिटिकल जो वहां के इन्फ्लुएंसर थे, पॉलिटिकल लीडर जिनको कह सकते हैं, जिनकी जमीनें जब्त की गई हैं, जैसे मैंने अभी बताया संजय राउत की पत्नी, उनके और 2 करीबी सहयोगी, प्रवीण रावत एक और अन्य, और कुछ नेताओं के साथ और नेटवर्क होगा जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे। इन सब लोगों से मिली भगत करके या साठ गांठ करके म्हाडा को कुछ भी नहीं दिया और रेजिडेंट जो चौल के थे उनको 274 फ्लैट देने के बाद उस बिल्डर ने सारा एफएसआई और सारी अतिरिक्त लैंड किसी और बिल्डर को बेच दी, एक और एक से अधिक बिल्डर को। और इस पूरे खेल में खेल क्या है कि जो 3000 फ्लैट म्हाडा को देने थे, वो फ्लैट सारे इस 60 गांठ के खेल में बट गए अवैध रूप से, काली कमाई के रूप में, और इस पे जांच शुरू हुई। उसी जांच के प्रथम चरण में संजय रावत की पत्नी और उनके 2 सहयोगियों के 8 भूखंड और दादर स्थित एक फ्लैट ईडी ने जब्त कर लिया है। दोस्तों, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? प्रवीण रावत को एक अन्य बैंक घोटाले में पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी पिछले फरवरी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। इस मामले में प्रवीण रावत, संजय रावत की पत्नी और प्रवीण रावत की पत्नी के बीच फाइनेंशियल लेन देन के सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पहले भी मिल चुके हैं। इसी मामले में प्रवीण रावत को गिरफ्तार किया गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पक्के सबूत हैं कि संजय रावत की पत्नी प्रवीण रावत और प्रवीण रावत की पत्नी के बीच अवैध पैसे का लेन देन ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसके सबूत मिल चुके हैं। और इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दोस्तों, चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब इनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे और चार्ज फ्रेम होते ही मुकदमा होगा अगले चरण में। और मुकदमा कितने दिन चलता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में इसके कितने पुख्ता सबूत प्रस्तुत करती है, इस पर निर्भर करेगा आगामी उसमें क्या कार्रवाई होगी, मुकदमे में क्या फैसला होगा, उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी और अन्य जांच एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई है, पुलिस है, अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी तुलना में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो सबूत होते हैं वो ज़्यादा अभिलेखी साक्ष्य उनके मजबूत होते हैं और कोई भी ऐसी उसमें कसर नहीं रहती है कि कोर्ट के सामने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत पुख्ता सिद्ध होने में असफल हो जाएं। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय संजय रावत, उनका परिवार और उनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने म्हाडा की इतनी बड़ी भूमि का स्कैम किया है, लगभग 1039 करोड़ रुपए की भूमि का घोटाला किया है। और म्हाडा मतलब महाराष्ट्र सरकार का एक जो विभाग है, महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी 3000 फ्लैटों को ये लोग सांठ गांठ करके हजम करके बैठ गए हैं। संजय रावत जो गरजते थे, अब इस समय वो गर्जना उनकी गायब हो गई है। उनकी गर्जना छटपटाहट में बदल गई है, चिंता में बदल गई है और अंत में अब वो खिसियाते हुए दिख रहे हैं और सरकार के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ राजनीतिक द्वेष की वजह से ये सब कार्रवाई की जा रही है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति से भी उन्होंने एक पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि सरकार से कहा जाए कि जो हमारे विरुद्ध राजनीतिक द्वेष की वजह से बदला लेने की कार्रवाई की जा रही है ना की जाए। और मैं डरता नहीं हूँ, चाहे मुझे गोली मार दो, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी ये बात सही है, मैं पूरी तरह मान लेता हूँ कि उनकी बात सही है कि वो डरते नहीं हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबूत दिए हैं, उनकी पत्नी प्रवीण रावत और एक सहयोगी के साथ बैंकिंग के लेन देन के सबूत मिले हैं, तो वो सबूत कहाँ से आए, एक बात। दूसरी बात कि वो ऐसा कौन सा काम करते हैं या इस तरह के जो भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है लोगों के, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इस तरह के घोटाले में लगे हुए हैं या जो अधिकारी हैं, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं। ये मान लिया कि चलिए राजनीतिक द्वेष के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, ठीक है, उनकी बात सही, हम मान सकते हैं 1%, लेकिन वो ये तो बताएंगे कि इतनी बड़ी संपत्ति जिसमें 8 प्लॉट
एक दादर का फ्लैट शामिल है। आखिर उन्होंने अर्जित कहाँ से किए, वो पैसा आया कहाँ से है और पैसा कहां से आया है, इसके सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके आपसी लेन देन में इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये मान के चलिए अब उनका भविष्य अंधकार में है और उनका बचना मेरे अनुमान से बहुत ही कठिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो उनकी संपत्ति इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की है वो कैसी है। दोस्तों, मुंबई के पास महाराष्ट्र का एक इलाका है अलीबाग, और इस इलाके में मुंबई के जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस यहीं पे हैं, और जो बड़े व्यापारी हैं जो एक अपर श्रेणी में आते हैं, जिनको कि ये रहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, उन सब की जितनी भी संपत्ति है, फार्म हाउसेस हैं, बंगलोज हैं, वो सब इसी इलाके में बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस जमीन का महत्व क्या है, इसकी प्राइस क्या है। और ऐसी जगह पर जब कोई जमीन खरीदी या बेची जाती है तो आपको भी पता है सरकार के जो रेट्स होते हैं उस रेट में प्रैक्टिकली वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वो रेट ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50% तक होते हैं, और उसके ऊपर जो लेन देन होता है वो नंबर 2 के पैसे के रूप में ही किया जाता है। तो इतनी बड़ी जमीन, इतने संख्या में प्लॉट उनके परिवार के साथ आए, जिनमें कि जो लिखा पढ़ी में जो रियल में ट्रांजेक्शन हुआ है वो अलग है, और वास्तव में ऊपर से जो पैसा दिया वो अलग है। तो ये पैसा आया कहाँ से, ऐसा कौन सा कारखाना, कौन सी इंडस्ट्री उनके पास चल रही है कि वो इतनी जमीनें खरीद पाए इतने अल्प समय में। और अब ये कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो कुछ नहीं किया के सबूत अगर वो दे पाते हैं तो ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो उनको बताना ही पड़ेगा। ये देश की जिम्मेदारी है उनसे पूछने की, आप दर्शकों की भी है। आप ये जानने के लिए हकदार हैं कि भाई जो नेता काम कर रहे हैं जिस जनता के लिए, उस जनता को फ्लैट अगर माडा को 3000 मिल जाते, वो फ्लैट जनता को ही मिलते, वो जनता के फ्लैट उन्होंने अपनी साठ-गांठ करके बिल्डर के साथ गायब कर दिए। तो ये देश उनसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, और क्यों नहीं पूछना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो नई सरकार जब से 2014 से आई है, इस तरह के सारे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए जो सिर्फ घोटाले के लिए ही नेतागिरी कर रहे हैं, जिनका व्यवसाय नेतागिरी है। सेवा करना उनका धर्म नहीं है कि पब्लिक की सेवा के लिए हम आए। ऐसे घोटालबाजों, अफसरों और नेताओं को भविष्य के लिए सुधर जाना चाहिए। सरकार ने कई नीतियां ऐसी बनाई हैं, जिसमें एक नीति अभी हमने अपना एक वीडियो बनाया था, उसमें बताइए 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन। इसका वीडियो मैं ऊपर आई लिंक में दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। उस नीति में भी ये स्पष्ट रूप से है कि कोई भी जमीन कहीं खरीदी जाएगी या बिक्री की जाएगी तो उसके क्रय विक्रय का सारा अभिलेख एक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये पोर्टल पूरे देश में एक समान रूप से काम करेगा, और सारे प्रदेश उसमें अपने डिजिटल फॉर्म में अपने प्रदेश के जो भी क्रय विक्रय के अभिलेख हैं वो उसमें अपडेट करते रहेंगे। तो इसमें इस तरह के खरीद फरोख्त में होने वाले घोटालों या भूमि की जांच न कर पाने संबंधी जो समस्याएं आती थी, विवाद आते थे, उन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो को ध्यान में रख के मैं यही कहूंगा आप व्यूअर से कि भविष्य में अगर किसी तरह का घोटाला होता है और आपकी जानकारी में आता है, आप इस चैनल को उसका डिटेल दीजिए या कमेंट करके बताइए कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो हम देश के हित में आगे कर सकते हैं। मैं इस चैनल को उस प्रयास में आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।